हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है बहुत अच्छा टॉपिक है। हम आई एस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है वो लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ऊपर मतलब पब्लिक पॉलिसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी एक क्लास हमारी हो गई है, आज सेकेंड क्लास है हमारी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी वो जो जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनाती है, ठीक है, पब्लिक के लिए जो नीतियाँ तैयार करती है, पब्लिक के कल्याण के लिए जो नीतियाँ तैयार की जाती है, जनता के कल्याण के लिए जो नीतियाँ तैयार की जाती है, उन नीतियों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और कर चुके हैं। एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज है पब्लिक पॉलिसी निर्माण यानी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा बिल्कुल बिंदुवार होगी। हर बिंदु को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और प्रैक्टिस करें। उसके बाद में लिखते हुए अभ्यास करें, ठीक है। उसके बाद में अपनी तैयारी करें, क्योंकि हम आई एस मेन के हिसाब से पढ़ रहे हैं और पेपर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन का ये हमारा पेपर फर्स्ट है, जो 250 नंबर का होता है और ये रिटन एग्जामिनेशन है। निश्चित टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आपको प्रिपरेशन करती हैं। क्वेश्चन आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में हम जो डिमांड हमसे की जा रही है उसका हम सही आंसर दे सकें, ठीक है। अभी हाल ही 25 मई 2025 को IAS प्री का एग्जाम हुआ है। अभी नेक्स्ट अगस्त में आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि IAS की तैयारी के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। 2-3 महीने में मेंस की तैयारी होती नहीं है, तो आपने पहले से तैयारी की होगी और अभी इस दरमियान अपना अपना रिविजन और जो भी प्रिपरेशन है वो आप करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक पॉलिसी निर्माण की विशेषता, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लोक नीति निर्माण की विशेषता, यानी पब्लिक पॉलिसी निर्माण की क्या क्या विशेषता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अब देखिए, आज की जो विशेषता है, सबसे पहले तो जो भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी IAS की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी 25 मई 2025 को IAS प्री का एग्जाम दिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो, आप पूरा मन लगा के पढ़ें और अभी आप मेंस और इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो हम मेंस में पब्लिक एड पढ़ रहे हैं। पब्लिक एड जो ऑप्शन सब्जेक्ट होता है उसका पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की क्या क्या विशेषता है, उसमें से सबसे एक दो विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है दिशा निर्देशों का रेखांकन। अगर इसको एक नंबर हम नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिशा निर्देशों का रेखांकन, इससे क्या तात्पर्य है, कैसे दिशा दी जाती है, किसी पॉलिसी को निर्देश देके कैसे काम किया जाता है, कैसे लोग जो उसमें ब्यूरोक्रेट है या जो भी सरकारी कर्मचारी वो काम करते हैं उनको कैसे निर्देशित किया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि मुख्य बातों के लिए दिशा निर्देश तय होने के बाद उप नीतियों के ब्यौरे एवं उन्हें व्यवहार में लाने के लिए नियम निर्मित करना। देखिए, जो मुख्य बातें हैं उसके लिए हमें डायरेक्ट करना, उसके लिए निर्देशित करना कर्मचारी को या सरकारी अधिकारियों को, उसके लिए प्रिपेयर करना। कोई भी नीति जैसे बन गई, नीति में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, फिर उसके बाद में काम करना, उप नीतियां तैयार करना, ठीक है। उनके उप नीतियों को व्यवहार में लाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए, उन नियमों को कैसे इंप्लीमेंट करना उसके बारे में ये बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्य रूप में परिणत। अब देखिए, इसको अगर 2 नंबर नाम दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्य रूप में परिणत, अब देखिए कार्य रूप में परिणत से क्या तात्पर्य, इसको आप समझिए। कार्य रूप से परिणत से तात्पर्य सामाजिक दृष्टि से लोक नीतियों की सार्थकता उनके क्रियान्वयन में है। देखिए, अगर सामाजिक दृष्टि, सोशल दृष्टि से अगर देखी जाए तो जो लोक नीतियां होती है, लोक नीतियों की सार्थकता है उस उनके क्रियान्वयन में है। लोक नीतियां तो बना दी, गवर्नमेंट ने लोक नीति बना दी, लेकिन लोक नीति का सही तरीके से इंप्लीमेंट होना वो सबसे अहम बात है। यानी लोक नीतियों का सही तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, जनता तक वो नीतियां पहुंचनी चाहिए, जनता के हित में वो काम कर रही है नहीं कर रही है, जनता के लिए किस तरह से वो बेनिफिट है वो हमें देखना। वो एक्चुअल में उसका कंक्लूजन यही है कि जनता के हित में वो कैसे काम कर रही है, कैसे उसका बेनिफिट है।
लोक नीति को क्रियान्वयन से तात्पर्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्योन्मुख नीति निर्माण में भविष्य पर नजर रखी जाती है। इसमें भविष्य की अनिश्चितता, शंका एवं अनुमान को साथ साथ लेकर चला जाता है। देखिए, भविष्योन्मुख नीति निर्माण में ऐसा होता है कि भविष्य को देखकर भी नीति निर्माण की जाती है कि भविष्य में ये पॉलिसी कैसे काम करती रहेगी, भविष्य में लोगों के कल्याण के लिए ये पॉलिसी कैसे काम करती रहेगी, यानी इन पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर को भी ध्यान में रखा जाता है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसमें भविष्य की अनिश्चितता, शंका और अनुमान को साथ साथ लेकर चला जाता है कि भविष्य में इस नीति की कैसे अनिश्चितता रहेगी, कोई शंका समाधान तो नहीं रहेगा, इस नीति सही तरीके से काम करेगी नहीं करेगी, इस सारे एस्टिमेट को साथ में लेकर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट पब्लिक पॉलिसी निर्माण की विशेषताएं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है, नंबर 4 इसको नाम देते हैं हम लोकहित। इसके नाम से स्पष्ट है, लोकहित यानी जनता का हित, लोगों का हित, लोगों के हित में ये कैसे काम करती है ये पॉलिसी, उसमें क्या विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं हर बिंदु को यहाँ अच्छे तरह से डिस्क्राइब करूंगा, एक एक बात आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने और उसके बाद में लिखते हुए, अभ्यास करते हुए अपना प्रिपरेशन करें। हर चीज को, हर टर्म को, हर लॉजिक को आप अच्छी तरह से समझें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखिए लोकहित की अवधारणा लोक नीति को प्रभावित करती है। लोक नीति की जो अवधारणा है, किसी भी चीज की जो अवधारणा है वो लोक नीति को इफेक्ट करती है, इस बात को हम अच्छी तरह से भली-भांति जानते हैं। जो लोक नीति की अवधारणा है वो लोक नीति को प्रभावित निश्चित रूप से करेगी। अब वो कैसे करेगी उसको हम आगे समझते हैं। और ये नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण औजार होता है। लोकहित क्या होता है, नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग का एक महत्वपूर्ण औजार होता है, एक महत्वपूर्ण एपरेटस होता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे संसाधनों का उचित उपयोग। अगर अब मैं इसको 5 नंबर नाम देता हूं इस विशेषता को, संसाधनों का उचित उपयोग। अब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है पब्लिक पॉलिसी निर्माण में, उसका उचित उपयोग कैसे हो, उसका सही उपयोग कैसे हो, उसका पॉजिटिव उपयोग कैसे हो, उसके बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में आपको बताता हूं। इसमें क्या बताया गया है, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ उठाने के विचार से बनाई जाने वाली लोक नीति में परिमाणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, कोई भी नीति बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले बजट का प्लान किया जाता है कि इस नीति में इतना बजट लगेगा। अब देखिए, इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी हम नीति तैयार करते हैं, गवर्नमेंट कोई भी नीति तैयार करती है तो उसमें कम से कम तो व्यय हो, कम से कम हमारा खर्चा हो और उसका बेनिफिट हमें अधिक से अधिक मिले। यानी कम से कम व्यय में जनता को अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, अधिक से अधिक जनता को उसकी क्वालिटी मिले, यानी उस नीति की अधिक से अधिक क्वालिटी मिले। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी परिमाणात्मक नहीं, गुणात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी उसकी क्वांटिटी नहीं, उसमें क्या क्वालिटी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पर विशेष रूप से फोकस किया जाना चाहिए। तो ये तो पब्लिक पॉलिसी निर्माण की जो विशेषताएं थी, सारी विशेषता, कुछ विशेषताएं हमने पहले पढ़ी थी, कुछ विशेषताएं आज पढ़ी, सारी विशेषताओं को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे नया टॉपिक है, लोक नीति के उद्देश्य एवं निर्णय। लोक नीति के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या निर्णय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि लोक नीति निर्माण के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या एम है, क्या डिसीजन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लोक नीति बनाते समय हम क्या उद्देश्य निर्धारित करें और कैसे निर्णय लें, उसके बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए लोक नीति में क्या समझाया गया है, लोक नीति का संबंध निश्चित उद्देश्य में होता है। लोक नीति का संबंध निश्चित उद्देश्य में होता है। बिल्कुल, लोक नीति का संबंध, लोक नीति पब्लिक पॉलिसी इज रिलेटेड टू एम, पर्टिकुलर वो एम पर निर्धारित होती है कि हमारा एम क्या है। एम ही लोक नीति है, यानी जो हम एम निर्धारित करके लोक नीति तैयार करते हैं वही लोक नीति है। उस दोनों में आपस में कोरिलेटेड है, दोनों में आपस में रिलेटेड है। ये वह साधन है जो किसी बाध्य की प्राप्ति कराता है, किसी साध्य की प्राप्ति कराता है, यानी ये वह साधन है, लोक नीति वह साधन है जो किसी साध्य की प्राप्ति हमें करवाता है। अब देखिए इसका क्या उद्देश्य है, एम से क्या तात्पर्य है, उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। उद्देश्य नीतियों के लक्ष्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भी उद्देश्य है, उद्देश्य इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू टारगेट, एम इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी के जो उद्देश्य होते हैं
पब्लिक पॉलिसी के जो उद्देश्य होते हैं वही लक्ष्य होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड अगली बात, देखिए अगली बात इसमें क्या है, ये वांछित परिणाम है जिसे समाज या सरकार प्राप्त करने की कोशिश करती है। वांछित परिणाम के मतलब तात्पर्य है जो पब्लिक पॉलिसी की जो गुणात्मक क्वालिटी है, ये लास्ट में कंक्लूजन है जिसको समाज या सरकार प्राप्त करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। पब्लिक पॉलिसी की जो गुणात्मक क्वालिटी है उसको लास्ट में सरकार या समाज प्राप्त करने की कोशिश करती है। अब देखिए निर्णय डिसीजन से क्या तात्पर्य है, पब्लिक पॉलिसी पर डिसीजन से क्या तात्पर्य है, डिसीजन का भी अहम योगदान रहता है कि किस तरह से हम नीति तैयार करें, किस तरह से पब्लिक के लिए नीति तैयार करें, पब्लिक नीति का क्या टाइटल हमारा होना चाहिए, ये निर्णय लेना भी एक अहम बात मानी जाती है कि कैसे हम निर्णय लें और कैसे हम इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। निर्णय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। निर्णय चयन की क्रिया है, बिल्कुल सही बात है, निर्णय चयन की क्रिया है। पब्लिक पॉलिसी बनाते समय पब्लिक पॉलिसी जो चयन की एक प्रोसेस है, ठीक है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कार्यक्रमबद्ध एवं गैर कार्यक्रमबद्ध। दूसरा दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कार्यक्रमबद्ध या फिर गैर कार्यक्रमबद्ध। देखिए इस नाम से स्पष्ट है, कार्यक्रमबद्ध यानी कोई भी काम है वो क्रमबद्ध एक सीक्वेंस रूप में होना चाहिए। गैर कार्यक्रमबद्ध यानी काम का सीक्वेंस सही नहीं, काम करने का जो सीक्वेंस है वो सही नहीं। नीति अधिक व्यापक शब्द की अवधारणा है, नीति अधिक व्यापक शब्द की अवधारणा है, बिल्कुल सही बात है। इस बात को जिस तरह से आपने समझ लिया होगा कि नीति अधिक व्यापक शब्द की अवधारणा है जो स्वयं में निर्णयों का अनुक्रम सम्मिलित करती है, जो स्वयं में निर्णयों का अनुक्रम सम्मिलित करती है और इसका समय परिप्रेक्ष्य भी लंबा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीति निर्माण में जो उसका समय टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखते हुए नीति निर्माण किया जाता है, लेकिन उसका समय परिप्रेक्ष्य वो काफी लंबा होता है, ठीक है। अब है लोक नीति के विभिन्न प्रकार। लोक नीति के क्या क्या प्रकार हैं उनके बारे में हम प्रकाश डालते हैं, उनके बारे में हम विवेचना अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं कि लोक नीति निर्माण की क्या क्या प्रकार है। विभिन्न प्रकार की होती है लोक नीति, विभिन्न प्रकार की होती है जो निम्न है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो इसको नाम दें, हम फर्स्ट नाम दूंगे तात्विक अथवा सारगत नीतियां। तात्विक अथवा सारगत नीतियां, इससे क्या तात्पर्य है, ये नीतियां समाज के सामान्य कल्याण में विकास से रिलेटेड है। ये जो नीतियां हैं ये बिल्कुल डायरेक्टली इनका रिलेशन समाज का सामाजिक कल्याण है या समाज का हित है, उससे ये रिलेटेड है। ये जो नीतियां समाज के सामाजिक कल्याण और समाज के हित से ही रिलेटेड ये नीति, समाज के हित में ये काम करने वाली नीतियां है, समाज को लाभ देने वाली ये नीति, ठीक है। समाज को किस तरह से लाभ हो, समाज को किस तरह से बेनिफिट हो, समाज के हित में ये कैसे काम करती है, उस तरह की ये नीति है। अब उनके बारे में और चर्चा करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा मैं आगे कि ये नीतियां कैसे काम करती है समाज के हित में, ठीक है। देखिए लोक नीति में आगे क्या बताया गया है, इसको इस तरह समझे आप, ठीक है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, आप आईएएस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और आईएएस मेंस रिटन एग्जामिनेशन है, लिखित एग्जाम ये आपका होता है, निश्चित टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, और 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आंसर आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जो आंसर, जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है वो सारी चीज़ें उस आंसर में एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आ जानी चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका सिस्टमेटिक तरीके से आंसर देना है और बिल्कुल सारा उसमें आ जाना चाहिए जो आपसे डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया, शिक्षा का प्रबंध एवं रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थिरीकरण, विधि एवं व्यवसाय परिवर्तन, प्रदूषण निरोधक विधान आदि कार्यक्रम तात्विक नीति के मूत्रीकरण के परिणाम है, सूत्रीकरण के परिणाम, ठीक है, नीति के सूत्रीकरण के परिणाम। ये जो जो बात भी बताई गई है, सबसे पहले तो इसमें शिक्षा का प्रबंध है, शिक्षा का कैसे प्रबंध करते हैं और रोजगार के कैसे अवसर हैं, आर्थिक स्थिरीकरण, आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है, नंबर 3, आपका वित्तीय व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपकी कैसी है, नंबर 4, प्रदूषण निरोधक विधान, नंबर 5,
प्रदूषण के रोकने के लिए आप क्या क्या कार्यक्रम चला रहे हैं। ये जो भी 4-5 पॉइंट मैंने बताया है, इन पॉइंटों को लेकर आप पब्लिक पॉलिसी में किस तरह से आप चेंज कर रहे हैं, किस तरह से आप परिणाम ला रहे हैं, ये सारे इन नीतियों के परिणाम है, सारे इन नीतियों का आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए ये नीतियां समाज के विशिष्ट या विशेषकृत वर्गों से रिलेटेड है। ये जो भी नीतियां हैं, नीतियों के प्रकारों को वर्णन कर रहे हैं हम, ये समाज के विशिष्ट वर्ग से रिलेटेड है, विशिष्ट या विशेषीकृत वर्ग से। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, विशिष्ट या विशेषीकृत वर्ग से ये रिलेटेड है। ठीक है, नहीं समाज के विशिष्ट या विशेषीकृत वर्गों से रिलेटेड नहीं होती है ये जो नीतियां। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये नीतियां समाज के विशिष्ट या विशेषीकृत जो लोग हैं उनसे ये रिलेटेड नहीं होती है, ये सामान्य लोगों से रिलेटेड होती है। बल्कि ऐसी नीतियों का सूत्रीकरण समस्त समाज संविधान के मूल स्वरूप, सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों एवं समाज की नैतिक मांग के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये जो इस तरह की नीतियां हैं, इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को ध्यान में रख के किया जाता है। इसमें जो सबसे पहली बात है, समस्त समाज, नीतियों का जो सूत्रीकरण है वो समस्त समाज के लिए होता है। नंबर 2, संविधान के मूल स्वरूप को इसमें ध्यान रखा जाता है। संविधान की जो क्या क्या बातें हैं, संविधान को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार की जाती है। सामाजिक आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक इकोनॉमिक पोजीशन, उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 4, समाज की जो नैतिक मांग के स्तर, समाज का जो नैतिक मांग का स्तर है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। यानी समाज का क्या डिमांड है, समाज की जो एक मॉरल डिमांड क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आगे है नियंत्रण नीतियां। नियंत्रण नीतियों से क्या तात्पर्य, इसको समझिए आप। नियंत्रण नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जनोपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से है। देखो नियंत्रण नीतियों का संबंध किससे है, 4-5 बातों से है। इसका संबंध सबसे पहले तो हमारा जो व्यापार है, ट्रेड जो हमारा होता है, जो हमारा प्रोफेशन है, नंबर 2 उससे रिलेटेड है। जो हमारे सुरक्षा उपाय, सिक्योरिटी के क्या क्या उपाय करते हैं उससे ये रिलेटेड है। जनोपयोगी सेवाओं यानी जनता के लिए हम क्या सर्विस हम प्रदान करते हैं उससे ये रिलेटेड है नियंत्रण नीतियां। ये 3-4 जो गुण हैं, 3-4 जो टर्म है उससे ये रिलेटेड नियंत्रण नीतियां है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें आगे पब्लिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरी तरह से फोकस करते हुए आप प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी को रखें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। भारत में अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई के नाम आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई ब्रांचें हैं, इसका हेड ऑफिस है, भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी। एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके बारे में आपने सुना होगा। राज्य वित्त निगम हर स्टेट में बने हुए हैं। राज्य विद्युत परिषद, ठीक है, आदि जैसी सेवा प्रदाता संस्थाओं और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां नियंत्रण नीतियां कहलाती हैं। इनको नियंत्रण नीतियों में रखा गया है। आरबीआई है, एलआईसी है, राज्य के वित्त निगम है, इनको नियंत्रण नीतियों में रखा गया है। यही नियंत्रण नीतियां कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वितरण नीतियां। अब देखिए वितरण नीतियों से क्या तात्पर्य, वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके नाम से स्पष्ट है। अब देखिए ये नीतियां समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। ये नीतियां समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये जो वितरण नीतियां जो होती है ये समाज के जो स्पेशल लोग वर्ग है, समाज के जो विशिष्ट वर्ग है उनके लिए स्पेशली होती है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः सारे लोक सहायता एवं समाज कल्याण कार्यक्रम शामिल रहते हैं। इसमें सारे लोक सहायता और समाज कल्याण कार्यक्रम शामिल रहते हैं। अनुदान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए वितरण नीतियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला अनुदान, हम किसी भी संस्था को जो डोनेशन देते हैं, डोनेशन देने का काम है। जो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, आदि क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम, इन क्षेत्रों में जो अपनाए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम वितरण नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये जो 2-3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, ये इस वितरण नीतियों के अंदर आते हैं। इनके जो कार्यक्रम चलते हैं वो सिर्फ वितरण नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पुनः वितरण नीतियां। पुनः वितरण नीतियों से क्या तात्पर्य है, पुनः वितरण नीतियों का संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है। देखिए इसके नाम से रिपीट करना, पुनः वितरण नीतियों का संबंध
नीतियों की पुनः व्यवस्था से है। नीतियों की अपन जो पुनः व्यवस्था करते हैं, रिपीटेड जो व्यवस्था करते हैं, रिपीटेड अरेंजमेंट करते हैं, उससे ये रिलेटेड है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए पब्लिक पॉलिसी में आगे क्या बताया गया, जो मूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने से रिलेटेड होती है। जो ऊपर जो पॉलिसी मैंने बताई थी उसका काम क्या होता है, जो मूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने से रिलेटेड होती है। समाज से तो रिलेटेड होती है, लेकिन समाज में किस तरह से इकोनॉमिक परिवर्तन आता है, इकोनॉमिक चेंजेस आता है, उससे वो रिलेटेड होती है। यानी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक चेंजेस है, इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उससे वो रिलेटेड होती है, ठीक है। कुछ सार्वजनिक वस्तुओं जो पब्लिक गुड्स है, कुछ सार्वजनिक वस्तुएं जैसे पब्लिक गुड्स है, उस कल्याण सेवाओं का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों में बेमेल होता है। देखिए ये जो दो चीजें बताई गई है, एक तो नंबर फर्स्ट पब्लिक गुड्स है और कल्याण सेवा, ये दोनों समाज में बेमेल होता है। बेमेल होता है, इनका कोई मेल नहीं होता, आपस में किसी तरह का कोई इक्वलिटी नहीं रहती, बेमेल होता है, ठीक है। ऐसी सेवाओं एवं माल को पुनः वितरण नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। ऐसी जो सर्विसेज होती है या जो भी गुड्स है, सामान है, उनको पुनः वितरण नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। जो पुनः वितरण जो पॉलिसीज होती है, जो रिमिटेंस जो पॉलिसीज होती है, उनके द्वारा उनको सीमित किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है पूंजीकरण नीतियां। पूंजीकरण नीतियों से क्या तात्पर्य, इसको समझिए, बहुत ही एक अच्छी लाइन है, अच्छा शब्द है पूंजीकरण नीतियां, इसको समझिए। पूंजीकरण नीतियों के अंतर्गत राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को संघीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। देखिए संघ सरकार आ गया, इसको पहले बता चुका हूँ। फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसका क्या मीनिंग होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक संघ है। पूंजीकरण नीतियों के अंतर्गत राज्यों, एक तो स्टेट को एवं या कोई जो स्थानीय सरकार है उसको संघ सरकार द्वारा सहायता मिलती है। स्टेट को और स्थानीय सरकार को संघ सरकार द्वारा सहायता मिलती है। स्थानीय सरकार का तात्पर्य जैसे कोई नगर परिषद की सरकार है या आपकी ग्राम पंचायत की सरकार है जिसमें सरपंच अध्यक्ष होता है, ठीक है, उनको आर्थिक सहायता कहां से मिलती है, संघीय सरकार द्वारा सहायता। यह सहायता केंद्रीय एवं राज्य के व्यवसाय तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी प्रदान की जाती है। ये जो सहायता होती है पूंजीगत नीतियों के अंदर जो सहायता मिलती है, ये केंद्र को प्रदान की जाती है, राज्यों के व्यवसाय एवं अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। केंद्र को तो प्रदान की जाती है या राज्य को प्रदान की जाती है, या कोई जो महत्वपूर्ण आपका एम्प्लॉय है या महत्वपूर्ण जो आपका प्रोफेशन है उसको देख के भी ये पूंजीगत नीतियों के अंतर्गत जो सहायता प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, पूंजीगत नीतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो पूंजीगत नीतियां होती है वो तात्विक, नियंत्रक, वितरक एवं पुनः वितरक नीतियों से में भिन्न होती है। जो पूंजीगत नीतियां होती है वो इन सब बातों में भिन्न होती है। सबसे पहली बात तात्विक, नियंत्रक, वितरक और पुनः वितरक नीति, इनसे ये बिल्कुल भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। जो पूंजीगत नीतियां है, ये जो 3-4 पहलू मैंने बताए इनसे ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। ये बातों आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि इन नीतियों द्वारा लोक कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। ये जो नीतियां होती है ये ऐसी नीतियां हैं इनके द्वारा लोक कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, यानी लोगों के हित में ये काम नहीं करती। ये विद्या, ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है ये गवर्नमेंट तक ही सीमित रहती है, ये लोगों के हित में ये काम नहीं करती। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए आगे नया पॉइंट आया है, लोक नीति का महत्व, नया टॉपिक है। अब लोक नीति के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, तो लोक नीति का क्या महत्व है, लोक नीति की विशेषताओं से हमने स्टार्ट किया था, तो लोक नीति का क्या महत्व है उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है। वास्तव में नीति एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किसी कठिनाई या मुद्दे से निपटने के उद्देश्य को प्रकट, यानी पॉलिसी किसे कहते हैं, पॉलिसी एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जो भी हमारे सामने जो चुनौतियां आती है, जो भी गवर्नमेंट के सामने जो चुनौतियां आती है उसको निपटने की एक प्रक्रिया है। उन चुनौतियां या जो समस्या आती है उन समस्याओं को हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, कैसे उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे हम उसका एक निश्चित टाइम पीरियड में एक ऐसी नीति बनाकर जनता के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, जनता की जो समस्या है उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यही नीति का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके महत्व को रेखांकित करते हुए विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। देखिए इस लोक नीति के जो महत्व को अगर रेखांकित करते हुए कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका उल्लेख किया गया, इन बिंदुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।
अब देखिए पब्लिक पॉलिसी में आगे क्या बताया गया है, किसी भी समाज में राज्य द्वारा अपने लिए चुनी गई भूमिकाओं में लोक नीति का विस्तार एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। देखिए किसी भी समाज में राज्य द्वारा अपने लिए चुनी गई भूमिकाओं में लोक नीति का विस्तार एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। यानी स्टेट उस चीज को चुनता है जब जाके लोक नीति का विस्तार और कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है। यानी पहले स्टेट की किस तरह की पब्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है, किस तरह की नीति में बनानी चाहिए, उसको वो चुनता है, उसके बारे में उसका विस्तार होता है जैसे जैसे वो बड़ी होती है नीति, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होता है और कार्य क्षेत्र में निर्धारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोक नीतियों के माध्यम से राज्य ने अपना कार्य क्षेत्र केवल नियंत्रण में विस्थापित कर विकास तक फैला दिया है। देखिए लोक नीतियों के माध्यम से जो पब्लिक पॉलिसी है उसके माध्यम से राज्य ने क्या किया है, जो अपना वर्किंग एरिया है केवल नियंत्रण में विस्थापित कर विकास तक फैला दिया है। जो अपना वर्किंग है उसको डेवलपमेंट तक ले गए, यानी वर्किंग काम ऐसा होना चाहिए जो हमें विकास दिखना चाहिए, विकास तक फैलाती है, यानी लोक नीति को डायरेक्ट विकास से जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है पब्लिक पॉलिसी सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास हुई है, बहुत अच्छी तरह से मैंने हर बिंदु को एक्सप्लेन किया है। मुझे आशा है कि वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन की होगी, आपको समझ में आया होगा। पब्लिक पॉलिसी सेकंड की क्लास में हमने पब्लिक पॉलिसी निर्माण की क्या क्या विशेषता है, विशेषताओं से हमने क्लास स्टार्ट की थी, बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। फिर पब्लिक पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ा था, पब्लिक पॉलिसी के क्या क्या प्रकार है उनके बारे में हमने प्रकाश डाला था, यानी हर बिंदु को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आज की क्लास पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आज की इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ बनेंगे।